हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। सो बेटा, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना कैसे होता है। देन बात हुई थी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। आज हम सेकंड सेल की डिस्कशन करने जा रहे हैं, डेट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। लेकिन गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल पे जाने से पहले बेटा उसके सब पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। मीन से सेल जिन जिन चीजों से मिलकर बनता है, जिनके कॉम्बिनेशन से तैयार होता है, उन बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे। देखो, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल दो इलेक्ट्रोड को मिलाने से बनता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्या चीज होता है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स देखो, बहुत सिंपल चीज है। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेनली दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। एक टाइप का इलेक्ट्रोड होता है मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, और दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड होता है गैस इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड। अब मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होता है। मेटल इलेक्ट्रोड में बेटा किसी भी मेटल प्लेट को, एक छोटी सी मेटल प्लेट लेनी है, थिन मेटल प्लेट लेनी है, या मेटल की रॉड ले सकते हो। उस मेटल की रॉड को उसी के किसी आयनिक सोल्यूशन में डिसॉल्व करा देते हैं। जैसे ये कोई मेटल प्लेट है, कुछ भी अज्यूम कर लो। सपोज ये जिंक की मेटल प्लेट है, जिंक। अब इस जिंक सॉलिड मेटल प्लेट को इसी के किसी आयन रिलेटेड सोल्यूशन, इसका कोई आयन का सोल्यूशन बना लो। मेटल के आयन का सोल्यूशन, जैसे जिंक सल्फेट बना लो, जिंक क्लोराइड बना लो, या कुछ भी आयनिक सोल्यूशन बना लो। मैं सपोज जिंक सल्फेट सोल्यूशन यहां पर लेके चल रहा हूं। जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन इसी मेटल के आयन का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट सोल्यूशन ये सोल्यूशन है। सो ऐसा जो कंस्ट्रक्शन होता है, मीन से मेटल की प्लेट है या मेटल की रॉड है, इसको किसी इसी से रिलेटेड आयन के सोल्यूशन में रख देना है। ये कंस्ट्रक्शन बेटा मेटल इलेक्ट्रोड कहलाता है। सिंपल, ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड कहता है। एक और एग्जांपल देख लो इसका। जैसे कॉपर की रॉड ले लेता हूं मैं, कॉपर की रॉड, एक छोटा सा कॉपर का रॉड ले लिया, थिन रॉड लेना है। इस कॉपर की रॉड को इसी के आयनिक सोल्यूशन में डिसॉल्व कराना है। ये कॉपर की रॉड है, कॉपर सॉलिड मेटल है ये आपका। इसका कोई आयन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ले लो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मैंने ले लिया यहां पर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। ऐसे कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। इसके अंदर अब क्या होगा अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं बेटा। अब देखो, गैस इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। अब गैस इलेक्ट्रोड डायरेक्टली ऐसे तो बना नहीं सकते, क्योंकि मेटल तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सॉलिड है मेटल, इसको इसके सोल्यूशन में डिप करा दिया, काम चल जाएगा। लेकिन गैस को ऐसे फ्री फॉर्म में कैसे डिप कराओगे। गैस तो डिस्पर्स हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी इधर उधर बेटा जो है। सो गैस को नेचुरल सी बात है किसी छोटे से कंटेनर या ग्लास मटेरियल के अंदर पहले रखना पड़ता है, एक ट्यूब के अंदर रखना पड़ता है। एक नैरो ट्यूब होती है, उसमें जैसे सपोज ये ट्यूब है तो उसके अंदर पहले गैस फिल की जाएगी, और अल्टीमेटली फिर उस गैस से रिलेटेड आयन के सोल्यूशन में उसको डिप कर देंगे। कहानी यही रहेगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बट थोड़ा सा कंसेप्शुअल डिटेल, कंसेप्शन मींस कंस्ट्रक्शन डिटेल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। इस गैस इलेक्ट्रोड के अंदर मैं स्पेशल एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो कैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई सोल्यूशन होगा, और एक नैरो ग्लास ट्यूब लेनी है। एक नैरो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है। ये इस ग्लास ट्यूब में क्या होता है बेटा, यहां पर एक प्लेटिनम का वायर होता है, प्लेटिनम वायर। इस प्लेटिनम वायर को बाहर सर्किट से कनेक्ट कराएंगे जब जरूरत की बात होगी, जब यहां पर इसको यूज होना होगा। ये है प्लेटिनम वायर, दिस इज व्हाट, पीटी, प्लेटिनम वायर। इस प्लेटिनम वायर में यहां पर एक छोटी सी प्लेटिनम की स्ट्रिप लगा दी है, छोटी सी स्ट्रिप लगा दी है, ये प्लेटिनम की स्ट्रिप है यहां पर। अब यहां पर गैस को डिफ्यूज होने के लिए, अंदर की तरफ जाने के लिए यहां से एक ओपनिंग दे देते हैं बेटा। ये है आपके पास इनलेट है ये आपका, यहां से गैस एंटर करेगी, हाइड्रोजन गैस एंटर करेगी यहां से।
सो अब अल्टीमेटली गैस डिफ्यूज होगी, इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी, और इस प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम लेने का पर्पस क्या है, आप सबको पता होगा कि जो प्लेटिनम, पैलेडियम या कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हार्डन गैस को एडजॉर्ब कर लेते हैं। मैं एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं एडजॉर्ब बोल रहा हूं, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब, एडजॉर्प्शन। सिर्फ सरफेस के ऊपर उस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन में तो बेटा कोई चीज पूरी तरह से अंदर पेनिट्रेट कर जाए उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो पूरा पेनिट्रेशन नहीं होता, खाली सरफेस पर, यहां पर हार्डन के पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे, यहां पर इसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। सो हार्डन गैस अंदर भेजा है, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। अब देखो यहां पर आपके पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है, किसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जैसे मैंने उस इलेक्ट्रोड में बोला था बेटा, सोल्यूशन इसी से रिलेटेड किसी आयन का बनाना है, यानी इसी H आयन का सोल्यूशन हमने यहां पर तैयार कर दिया। कोई भी एसिडिक सोल्यूशन ले लो, एसिडिक मींस H पॉजिटिव, आप चाहे तो HCl का सोल्यूशन ले सकते हो यहां पर, आप चाहो तो किसी एसिडिक एसिड, कोई भी एसिड का सोल्यूशन ले सकते हो बेटा जिसमें H पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल सी बात है, ये एसिड का सोल्यूशन हो गया। सो गैस को उसी के रिलेटेड किसी आयन के सोल्यूशन में डिप करा देना है। डायरेक्ट डिप नहीं कराओगे, इस कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में डिप कराओगे। एक छोटा सा ग्लास है, कुछ भी नहीं बेटा, ये इसके अंदर प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है और यहां पर प्लेटिनम की स्ट्रिप लगी हुई है। अल्टीमेटली जो गैस अंदर जा रही है वो इस स्ट्रिप के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी और ये एच आयन यहां पर नीचे सोल्यूशन की फॉर्म में। सो ये हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन है। सो ऐसे दो टाइप के इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया, मेटल इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड। अब देखो ऐसे इलेक्ट्रोड में आगे क्या चीज होती है उसकी डिस्कशन करते हैं। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोड की बात करें बेटा, हर किसी इलेक्ट्रोड में दो टाइप के पोटेंशियल से जनरेट होते हैं, दो टाइप के पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडाइज होने की भी टेंडेंसी होती है और रिड्यूस होने की भी टेंडेंसी होती है। दोनों टाइप के पोटेंशियल मेंटेन होते हैं, लेकिन दोनों पोटेंशियल के बीच में या दोनों पोटेंशियल से रिलेटेड रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। क्या कह रहा हूं, समझो इस बात को। देखो यहां पर एक्सप्लेन करता हूं पूरी बात बेटा, मैं फिर से इसको लेके चलता हूं। मेटल इलेक्ट्रोड हमारे पास कोई है, सो उस मेटल इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, उस मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, हम उसकी बातें करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैं पूरा टेक्निकल डिटेल इसके मैकेनिज्म में नहीं चाहूंगा बेटा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसको रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। बस जस्ट थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ व्यू दे देता हूं कि क्या होता है इसके अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्या होता है बेटा, जैसे ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ये कंटेनर है, इसमें मेटल का रॉड रखा हुआ है। चलो जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, ये जिंक मेटल की प्लेट है या जिंक मेटल की रॉड है और इसको इससे रिलेटेड आयन सोल्यूशन में हमने डिप किया हुआ, प्लेस किया हुआ है। ये हमारे पास जिंक आयन का सोल्यूशन है, मींस जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट मींस जिंक आयन, रिमेंबर दिस बेटा। अरे जिंक सल्फेट में जिंक आयन ही तो पड़े होंगे आपके पास, ये जिंक आयन का सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि यहां पर दो टाइप की टेंडेंसी कैसे जनरेट होती है। आप जानते हो कि मेटल के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडी होते हैं लूज होने के लिए। सो ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रोबेबिलिटी रखता है यहां पर। सो मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये खुद मेटल आयन में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देखो लूज हो गए यहां पर। सो इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जिंक से कुछ जिंक आयन इस सोल्यूशन में एंटर करना शुरू कर देते हैं, इस सोल्यूशन में एंटर करना शुरू कर देते हैं। देखो ऑलरेडी जिंक आयन है और कुछ और यहां मेटल से जिंक आयन इसमें मिक्स होते जा रहे हैं, जिंक आयन मिक्स होते जा रहे हैं, जिंक आयन मिक्स होते जा रहे हैं। दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव आयन है आपका। इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इसी के नजदीक यहीं पर सरफेस पर थोड़ा सा यहां पर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, नेगेटिव चार्ज आ गया।
सो जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, जिंक आयन सोल्यूशन में चले गए और इलेक्ट्रॉन यहां पर मेटल के पास में रह गए आपके पास। तो यहां से हुआ क्या, देखो खास चीज देखो हो क्या रहा है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है मेटल के पास में, और यहां सोल्यूशन में यहां पर क्या हो रहा है, इसके क्लोज में सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। सो आप ध्यान से देखो बेटा कि नेगेटिव चार्ज की लेयर और एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर ये बहुत आपस में नजदीक होती है। सो दो चार्ज सेपरेट हो गए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो लेयर का सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज लेयर, नेगेटिव चार्ज लेयर। सो चार्ज लेयर के सेपरेशन से बीच में के पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। अरे ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, चार्ज सेपरेशन हो गया, तो चार्ज सेपरेशन होने से पॉजिटिव नेगेटिव बनने से उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, वोल्टेज सेटअप हो जाएगी, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, बस कुछ नहीं है। सो जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, अल्टीमेटली एक टाइप का पोटेंशियल डेवलप हो गया, समझा दिया मैंने आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कौन सा बेटा, देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, क्या हो रहा है इसमें, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करे तो आप इसको बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। सो अगर ये बेटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को डिफाइन करने से या उस प्रोसेस के थ्रू जो पोटेंशियल बनेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बनेगी, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दे दिया गया। So, इसके थ्रू जो पोटेंशियल बन रहा है इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम हो गया, इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ये आपका, या इस रिएक्शन के थ्रू ओपी जनरेट हो गया। ऐसे उल्टा भी प्रोसेस हो सकता है, ये जरूरी थोड़ा ना कि बेटा मेटल ही मेटल आयन में कन्वर्ट होकर इसमें जाते रहेगा, देखो एक उल्टा प्रोसेस भी हो रहा है यहां पर, ये पॉजिटिव आयन इसमें से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन के जिंक आयन मेटल के इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, सॉल्यूशन के जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस जिंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और सॉल्यूशन के जिंक आयन वापस जिंक में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है बेटा। तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसके पोटेंशियल को नाम दे दिया हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या उसका उल्टा जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट होगा तो ये उल्टी प्रोसेस जो है रिडक्शन की प्रोसेस होगी, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इस रिडक्शन प्रोसेस का जो पोटेंशियल होगा इसको नाम दे देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। याद है ना बेटा, वेरी फर्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था ओपी और आरपी, जिससे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये वही ओपीआरपी बताया था कि आगे एक्सप्लेन करूंगा ओपीआरपी कैसे जनरेट होते हैं, अभी बहुत ज्यादा मैं अभी डीप में नहीं गया हूं इसके, बट ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाओगे, मेटल आयन के अंदर गया, सोल्यूशन के अंदर गया, पोटेंशियल डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों पोटेंशियल से। अब होगा क्या, देखो आप खुद देख रहे हो साइन किसका है बेटा, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। सो कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल प्रोसेस है या दोनों डायरेक्शन में हो रही है, वहां पर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली होता ये कि अगर कोई फ्री इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, यानी वो किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें दोनों प्रोसेस के बीच में एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही, ओपी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके थ्रू ओपी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और इसके थ्रू आरपी है रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन दोनों पोटेंशियल जो है को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अकेला ये नहीं कह सकते कि इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सिर्फ, नहीं है, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है, नहीं है, दोनों हैं, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन है। हां, जब इसको किसी दूसरे के साथ कनेक्ट कराओगे तो इसमें कोई एक प्रोसेस जो है दूसरी प्रोसेस को ओवरकम कर देगी, यानी एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को दबा देगी, तो जो प्रोसेस जीतेगी, विनर होगी, उसका पोटेंशियल जिंदाबाद, उसका पोटेंशियल जिंदाबाद। अब वो बाद में बात करते हैं, इसको कनेक्ट जब कराएंगे तो आगे बात करेंगे। ये समझ में आ गया बेटा सबको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होते हैं।
तो इस तरीके से सारे इलेक्ट्रोड के अंदर दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं। अब यहीं पर एक बात और देख लो बेटा, इन पोटेंशियल को शो कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करो। ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड वोल्टेज बोल दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट होगा बेटा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर ऑक्सीडेशन वाले पोटेंशियल को दिखाना है तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बेटा, जिंक आयन में चेंज हो रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है। तो जिंक आयन ऐसे। अब वहां एरो नहीं बनाएंगे, यहां पर खाली ऐसे एक लाइन दिखा देंगे, स्लैश दिखा देना है। तो जिंक आयन में चेंज हो रहा है। ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन की डायरेक्शन है। तो इसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी यहां पर, कुछ भी वैल्यू लिखो। अब मुझे याद नहीं इसका कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया x वोल्ट। तो ये जो x वैल्यू है, ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये ऑक्सीडेशन वोल्टेज है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहां से पता चल रहा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे दिखाएंगे, ई जिंक आयन स्लैश जिंक। देखो रिडक्शन में क्या हो रहा है, जिंक आयन जिंक में चेंज हो रहा है। वही उल्टी प्रोसेस यहां दिखानी है, जिंक आयन जिंक में चेंज हो रहा है। ये रिडक्शन है बेटा। अरे रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो देखना आता है ना बेटा, बहुत इजी होता है ये आपका। देखो यहां पर +2 चार्ज है और यहां पर 0 चार्ज है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो इस रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर जो भी पोटेंशियल लिखोगे यहां से पता चल रहा है कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहां पर कोई भी वोल्टेज लिखिए y वोल्ट, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन की डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा और रिडक्शन पोटेंशियल के बेटा रिडक्शन की डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो कभी भी यहां अब कोई बोलेगा नहीं कि ये ओपी है ये आरपी, ये आपको डायरेक्शन देखकर पहचान लेना है बेटा कि उस इलेक्ट्रोड का कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्लियर हो गया बेटा ये सबको। अब देखो यहां पर और बातें। अब जरा गैस इलेक्ट्रोड की बात भी कर लेते हैं। ये तो मैंने ओपी आरपी की बात करा दी। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखो किसी भी इलेक्ट्रोड में जैसे ये खाली ई लिखा बेटा, एक होता है ई नॉट। ई नॉट, अरे नॉट तो सिंबल पता होगा सबको, ये 12th के स्टूडेंट्स हो बेटा, थर्मो में पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट। तो नॉट क्या चीज होती है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड कंडीशन को बता रहा है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चाहे ऑक्सीडेशन वाला लिख लो चाहे रिडक्शन वाला लिख लो। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं जिंक आयन स्लैश जिंक, बताओ ये कौन सा है। अरे जिंक आयन से जिंक में चेंज हो रहा है, यानी रिडक्शन की डायरेक्शन है। तो ये कौन सा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। सो खाली ई लिखा तो ये बेटा नॉन स्टैंडर्ड है और ई नॉट लिखा है तो ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक बात बेटा इसमें देखो, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की अगर आप बात करते हो, जैसे जिंक की बात होगी, चलो इसी की बात कर लेते हैं, चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों वैल्यू में सेम होंगे, साइन ऑपोजिट होगा। ऑब्वियस सी बात है। अरे देखो ना, यही प्रोसेस तो है, वही प्रोसेस रिवर्स हो गई है। तो अल्टीमेटली फॉरवर्ड जाने में जितना पोटेंशियल बना, सपोज ये एक्स वोल्टेज बना, तो रिवर्स आने में -x हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों वैल्यू में सेम होते, मींस मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बेटा, बस उनका साइन ऑपोजिट होता है। सो याद रखना इस बात को, रिडक्शन पोटेंशियल इट इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा कंडीशन, या ओपी इज इक्वल टू माइनस आरपी। किसी का आरपी अगर प्लस है तो ओपी माइनस हो जाएगा, या ओपी प्लस है तो आरपी माइनस हो जाएगा। एक ही बात है, आपका समझ गए इस बात को बेटा। ये सारी चीजें आगे आपकी यूज होने वाली हैं। अब मैं गैस इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा और बता दूं बेटा, उसके अंदर भी क्या हो रहा था। जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। जितने भी पोटेंशियल्स है ना बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब पोटेंशियल्स कैलकुलेटेड है, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, ये सब हाइड्रोजन से कंपेयर करके बनाए गए हैं। तो हाइड्रोजन को एक बार फिर से देख लो, मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शीट।
या इसको ऐसे भी बोल सकते हो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो क्या होता है यहां पर, ये रहा आपके पास कंटेनर बेटा, इसमें एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है आपके पास, एक नैरो ग्लास ट्यूब है जैसे अभी आपको समझाया था। इसके अंदर इसके अंदर एक प्लेटिनम का वायर है, पीटी वायर है, प्लेटिनम वायर है, जिस वायर को एक्सटर्नल सर्किट से कभी जब जरूरत होगी कनेक्ट कराएंगे। और यहां पर प्लेटिनम का स्ट्रिप लगा दिया, छोटा सा एक स्ट्रिप लगा हुआ है जिसके ऊपर गैस एडजॉर्ब होगी। यहां से गैस जो है एंटर कर रही है, यहां से गैस अंदर जाएगी बेटा, ये गैस का इनलेट है, ठीक है। गैस अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगा कि इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी समझो बेटा, क्या कॉन्सेप्ट चलता है यहां पर। आपको ये पता है कि जैसे मेटल और मेटल आयन के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन था, अभी ओपीआर पे समझाया था बेटा, ऐसे हाइड्रोजन और ये इसका जो सोल्यूशन है H पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन, इसके बीच में भी अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो कितनी गैस इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगी, कितनी गैस इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगी, बस उतनी होगी जो H के साथ इक्विलिब्रियम बना सके। यहां पर देखो H2 ने H आयन के साथ इक्विलिब्रियम बना दिया है। इसी तरह से यही कहानी चल रही जो पिछले वाले इलेक्ट्रोड में चल रही थी बेटा, ये H आयन H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिवर्स इक्वेशन होगी। तो ये दोनों के बीच में प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप गैस इसमें अंदर डिफ्यूज कराते जा रहे हैं, डिफ्यूज कराते जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि जो एक्सेस गैस है, जो एक्स्ट्रा गैस है, यहां पर छोटा सा ओपनिंग और देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा गैस जो है यहां से बाहर निकल जाएगी, एक्स्ट्रा गैस बाहर आ जाएगी। सो कितनी गैस इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगी, सिर्फ उतनी गैस एड्सॉर्ब होगी जो इसके आयन सोल्यूशन के साथ प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकती है, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा गैस बाहर आ जाएगी। सो ये हम बात करने जा रहे हैं अब स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, देखो इस चैप्टर की स्टैंडर्ड कंडीशन, थोड़ा सा चैप्टर टू चैप्टर भी चीजें बदल जाती हैं बेटा। इस चैप्टर के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर ये एक्सपेरिमेंट, ये सेटअप आप 25 डिग्री पर कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड सेटअप हो जाएगा बेटा। स्टैंडर्ड प्रेशर भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड प्रेशर गैस का यूज हो रहा है तो इसका प्रेशर कितना यूज करना है, स्टैंडर्ड प्रेशर ये कितना होता है। थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट में 1 atm था, आपको पता है कि लेटेस्ट सिस्टम बेटा 1 बार यूज करते हैं, तो 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 बार। 1 atm भी चलेगा, कुछ हो सकता है पुरानी बुक में 1 atm दिया, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। सो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है बेटा। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस को मेंटेन करते हुए कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी डिस्कशन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड डिस्कशन हो, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन हो गया। और एक बात समझ लो, गैस का प्रेशर तो हो गया, ये स्टैंडर्ड कितना होता है, इस पूरे का टेम्परेचर पे डिस्कस हो गया। इस आयन का जो मोलारिटी है, कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना होगा, वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन मींस 1 मोलर, ये बेटा 1 मोलर मींस इसकी मोलारिटी 1 होनी चाहिए। जानते हो ना मोलारिटी क्या होती है, तो इस आयन की ये जो सोल्यूशन है, इसकी मोलारिटी, इस H पॉजिटिव आयन की मोलारिटी कितनी लेके चलनी है आपको, 1 लेके चलनी है। अब ये पूरा स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसका जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होगा। अब देखो मैं इसके भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा पोटेंशियल लिख रहा हूं, ये लिखा मैंने E नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड। अब मैंने इसके आगे लिखा यहां पर H2/H पॉजिटिव, बोलो कौन सा वोल्टेज है ये आपका, डायरेक्शन चेक करो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन डायरेक्शन है। तो इसके आगे जो भी वोल्टेज लिखी जाएगी वो कौन सी वोल्टेज हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। उल्टा लिखता हूं, E नॉट H पॉजिटिव/H2, खाली सिंबल्स लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं लिखना 2H पॉजिटिव, वो बैलेंस करके रिएक्शन थोड़ी ना दिखानी पूरी, यहां पर खाली सिंबल्स यूज करने हैं। सो ये कौन सा पोटेंशियल होगा, इसके आगे जो भी वैल्यू लिखोगे वो पोटेंशियल हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड चल रहा है तो स्टैंडर्ड हो जाएंगे, इन दोनों का स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब और इंपॉर्टेंट बात,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल से बेटा वो 0 वोल्ट अज्यूम किया गया है, क्योंकि इसको रेफरेंस लिया जाता है, इससे ही सबको कंपेयर करके सबके पोटेंशियल्स निकाले जाते हैं। अब वो कैसे निकाले जाते हैं वो भी आगे बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, जब पूरा सेल का डिस्कशन होगा तो वहां समझा दूंगा। तो इससे बाकी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करके वोल्टेज निकालनी, तो इसकी वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज को कितना अज्यूम किया गया है? 0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट, 0.0। अरे ओपी 0 तो आरपी भी 0 होगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है? 0 वोल्ट अज्यूम किया गया है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी का नहीं निकाला जा सकता, किसी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट हो सकता बेटा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल अपने आप में एक बहुत टेक्निकल टर्म है, टफ टर्म है। कैसे पता लगाओगे एब्सोल्यूट? नहीं, कंपैरिजन करना है। जैसे आपको पता है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मास नहीं होता एटम का, वो आपका रिलेटिव मास होता है। कंपेयर किया गया है C12 कार्बन 12 के साथ, कार्बन 12 के साथ। ऐसे यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सबको कंपेयर करके सबके पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। आपको उसमें परेशान नहीं होना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। कैसे है वो मैंने बोला कि वो भी बाद में बता दूंगा। वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करके एक प्रॉपर सीरीज में रख दिए गए हैं। उस सीरीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आपने हो सकता है एक्टिविटी सीरीज का भी नाम दिया हो। वैसे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। एक सीक्वेंस में उस सीरीज को जरूर याद करना है बेटा। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बोला था, जब हम उसका यूज कर रहे थे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल के लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे कोई भी राइमिंग बना के याद कर लो, ठीक है? कुछ भी तरीका निकाल लो बेटा, उसको याद तो करना पड़ेगा। वोल्टेज मत याद करना, खाली सीक्वेंस याद कर लो कि किसके बाद कौन सा आयन या कौन सा मेटल आता है, उसके बाद कौन सा आता है। सिर्फ सीक्वेंस याद कर लो और कुछ भी नहीं करना है आपको। जो वो सीक्वेंस नहीं तो आपको मैं रेगुलर क्लासेस में समझा दूंगा, मेरी क्या राइमिंग है वो यहां अच्छा नहीं लगता है वीडियो में मैं उस सीक्वेंस को बताऊं बेटा, ठीक है? तो वो सीक्वेंस में सारे पोटेंशियल, सारे इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सो ये हमारी कहानी थी। बहुत बेसिक बातें डिस्कस की बेटा हमने, बहुत बेसिक बातें हैं, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कहानी क्या होती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। बाकी के पोटेंशियल्स कैसे निकाले गए? इससे कंपेयर करके निकाले गए। यहां तक की बातें सब हो गई। अब आगे कहानी आती है बेटा कि पूरा गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाएगा, कैसे काम करेगा। सो देखो, गैल्वेनिक सेल का जैसे स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, आज शायद पूरा नहीं हो पाएगा बिकॉज बेटा वीडियो काफी लॉन्ग चले जाएगा, तो मैं जस्ट ऐसी कैजुअल आपको बता दे रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल की कहानी कैसे बनेगी। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या उसको वोल्टाइक सेल का भी नाम दे सकते हो। वोल्टाइक सेल क्या होगा बेटा? देखो, आपको मैंने कहा कि कोई अकेला पड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड एक दूसरा है आपके पास। सो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई चीज नहीं होती। खाली अकेले पड़े हुए इलेक्ट्रोड में ना तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या सिर्फ रिडक्शन होगा, दोनों पोटेंशियल के बीच में या दोनों प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है बेटा। अब इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कराना, वायर लेकर सर्किट बना देना, यहां पर वायर लेकर कनेक्ट करा देना है। मान लो कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है बेटा और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो जब दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कराओगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि किसी एक इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो नेचुरली दूसरे इलेक्ट्रोड के अंदर रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को पूरा करके कि सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग तैयार हो जाएगी। ये जस्ट खाली ऐसी ब्रीफ व्यू दिया मैंने आपको, अभी कुछ भी नहीं समझा रहा हूं मैं इसमें। आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा आपको इसका वर्किंग, पूरा कंस्ट्रक्शन सही से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे गैल्वेनिक सेल काम करती है, उस गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, या कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस का भी डिस्कशन करेंगे। और बेटा आप सभी को पता है कि इस 23 अक्टूबर संडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बेटा। सो उन लाइव क्लासेस में हम जस्ट स्टार्टिंग में बेटा 1 या 2 चैप्टर फिजिकल के करेंगे। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं आप लोग के,
कुछ फोन्स भी मेरे पास आए बेटा कि आप कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो, कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं 12th के बच्चे। देखो बेटा, मुझसे जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मैं ट्राई करूंगा आपका सिलेबस जितना मैक्स टू मैक्स हो जाए। देखो मैं गलत कभी भी किसी को बेटा प्रॉमिस नहीं करता, जितना भी हो पाएगा मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए बेटा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैंने आपको बोला कि पूरी लाइव क्लासेस सब कुछ फ्री है बेटा जो है, बस आप अटेंड करते रहो, ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम सिलेबस हो जाए। और ऑर्गेनिक की बात है तो बेटा एक चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करा देंगे। यहाँ वीडियो के अंदर भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे पूरा हो जाएगा तो मैं ऑर्गेनिक के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो लाइव क्लासेस को सब ज्वाइन कीजिए बेटा, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए मैसेज। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।